मेरे सभी प्रिय जंतु वैज्ञानिक मित्रों एवं छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा आप सभी का पी.के. वर्मा बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत करता हूं। पिछले सेशंस में हमने क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स का डिटेल स्टडी किया और साथ ही साथ हमने कैरियोटाइप और ख़ासकर ह्यूमन कैरियोटाइप का भी अध्ययन किया। अब इस सेशन में हम लोग कुछ अपवादजनक या विशेष प्रकार के क्रोमोसोम की चर्चा करेंगे जो कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं का मतलब क्या हुआ कि उनकी रचना विशेष परिस्थितियों के कारण सामान्य क्रोमोसोम से एकदम भिन्न हो जाता है। जब हम एक नॉर्मल क्रोमोसोम का अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि एनाफेज से लेकर जीवन फेज के अंत तक हर एक क्रोमोसोम एक ही क्रोमैटिड का बना होता है और प्रत्येक क्रोमैटिड में एक ही डीएनए का लंबा चौड़ा धागा पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है और डीएनए सिंथेसिस के द्वारा, डीएनए रिप्लिकेशन के द्वारा प्रत्येक डीएनए का दो आइडेंटिकल कॉपी बनता है और इस प्रकार एक क्रोमोसोम से दो क्रोमैटिड्स बनते हैं जो वास्तव में आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स हैं। G2 में ये एक साथ पैक हो जाते हैं, प्रोफेज में भी एक साथ रहते हैं। एनाफेज के अंत में ये दोनों क्रोमैटिड अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तो इस समय सेंट्रोमियर पर आकर स्पिंडल फाइबर्स जुड़ जाते हैं और इन दोनों क्रोमैटिड्स को दो विपरीत दिशाओं में दो अलग अलग पोल की ओर ले जाते हैं। इस सामान्य रचना के अलावे हमें बार बार कई सारे स्पेसीज में भिन्न रचनाओं वाले क्रोमोसोम दिखाई पड़ते हैं जिन्हें हम स्पेशल क्रोमोसोम कह रहे हैं। यहाँ पर 3 स्पेशल क्रोमोसोम की चर्चा होगी। एक का नाम है पॉलीटीन क्रोमोसोम, दूसरा है लैंप ब्रश क्रोमोसोम और तीसरा है बी क्रोमोसोम या सुपर न्यूमेररी क्रोमोसोम। तो सबसे पहले पॉलीटीन क्रोमोसोम की चर्चा करेंगे। एडवर्ड जिराल्ड बाल्बियानी ने ड्रोसोफिला के सलाइवरी ग्लैंड में एक बहुत बड़े आकार का, जाइंट आकार का क्रोमोसोम देखा जिसे कि सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम नाम दिया गया। यह काइरोनोमस के लार्वा में भी मिलता है और एक अन्य डिप्टेरन इंसेक्ट रिंकोसिएरा में भी देखा गया। इसके अलावे भी बहुत सारे डिप्टेरन इंसेक्ट्स हैं जिनमें आपको देखना चाहिए कि उनका लैंप ब्रश उनका सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम कैसा होता है। लेकिन यह सिर्फ डिप्टेरन इंसेक्ट के लार्वा में सलाइवरी ग्लैंड में नहीं पाए जाते हैं। ये कोलम्बोला, सिलियोफोरा, मैमेलियन ट्रोफोब्लास्ट और प्लांट के एंटीपोडल सेल्स और सस्पेंसर सेल में भी पाए जाते हैं। यानी इसके बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है, ये आए कहाँ से? तो सामान्य सेल में सामान्य सेल साइकिल होते रहता है, यानी कि मेटाफेज स्टेज में दोनों ओर से स्पिंडल फाइबर्स जुटकर हर एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड को विपरीत पोल की ओर खींच कर ले जाते हैं। इसलिए एक क्रोमोसोम से दो क्रोमैटिड और फिर दोनों क्रोमैटिड अलग अलग होकर फिर सिंगल आउटर क्रोमोसोम का काम करते हैं।
लेकिन इन विशेष टिश्यूज में, इन विशेष सेल्स में एनाफेज सेपरेशन नहीं होता। ये क्रोमेटिड जो दो एक साथ थे, दोनों साथ रह जाते हैं। तो पहले साइकिल में एक क्रोमोसोम से दो क्रोमेटिड बने, दूसरे साइकिल में फिर इन दोनों का डुप्लीकेशन होगा तो 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से इनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। लेकिन न तो ये दो पोल पर विभाजित होंगे, न तो सेल का डिवीजन होगा। परिणाम सेल का भी आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसमें न्यूक्लियस का आकार भी काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसमें खूब लंबे चौड़े क्रोमोसोम दिखाई पड़ते हैं। आमतौर से 4, 5, 6, 10 तक साइकिल्स देखे गए। अगर इस दृष्टि से देखें तो 2 to the power n होगा, तो 2 to the power 10 होगा, तो यह 1024 हो जाता है। तो किसी किसी जॉइंट क्रोमोसोम में क्रोमेटिड की संख्या 1000 तक देखी जाती है। यानी इन क्रोमेटिड्स को ही हम क्रोमोनिम फाइबर्स या क्रोमोनिमाटा इत्यादि नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई आधा मिलीमीटर तक हो जाती है और मोटाई 20 माइक्रोमीटर तक हो जाती है, यानी काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड के अलावे ये मालपीजियन ट्यूब्यूल के सेल में भी दिखते हैं। तो इसी लंबे चौड़े आकार प्रकार के कारण इन्हें जॉइंट क्रोमोसोम या पॉलीटीन क्रोमोसोम नाम दिया गया। अब ड्रोसोफिला में ये क्रोमोसोम्स के, इन सारे क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर आपस में जुटकर एक क्रोमोसेंटर बना लेते हैं। लेकिन काइरोनोमस में ऐसा नहीं होता है। काइरोनोमस के क्रोमोसोम अलग अलग बिखरे रहते हैं। बड़े आकार के होने के कारण इनके हेट्रोक्रोमेटिन यानी डार्क रीजन और यूक्रोमेटिन यानी इंटरबैंड्स बड़े स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। इसलिए सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखकर आसानी से हर एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया जा सकता है, उसका डायग्राम बनाया जा सकता है। जो डार्क बैंड होते हैं वहाँ पर आरएनए का निर्माण नहीं होता है, इसलिए डीएनए अधिक और आरएनए नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जो इंटर बैंड है वहाँ आरएनए का निर्माण होता है, इसलिए डीएनए की मात्रा तो कांस्टेंट रह जाती है, लेकिन आरएनए की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ जाया करती है। अब इस बैंडिंग पैटर्न के आधार पर जब क्रोमोसोम का मैप बनाया जाता है तो उससे क्रोमोसोम के साथ होने वाली दुर्घटनाओं का भी पता चलता है, यानी क्रोमोसोमल म्यूटेशन या एबरेशन का पता चलता है। इसके अलावा दो रिलेटेड स्पेसीज को पहचानने में भी आसानी होती है। मान लिया ड्रोसोफिला ही है तो उसके 20 स्पेसीज हैं, तो उनको पहचानने में आसानी होती है। जो लोकल स्पेसीज है, कोई नाम नहीं दिया गया है, आप उसकी भी तुलना करके देख सकते हैं। अब इन बैंडिंग पैटर्न के कारण आप अगर कोई हार्मोन का इफेक्ट देखना चाहते हैं कि वह हार्मोन किस क्रोमोसोम के किस रीजन पर असर डालता है, तो हार्मोन ट्रीटमेंट के तुरंत बाद आप सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम निकाल कर देखिए, तो उसके ऊपर एक फूला हुआ हिस्सा यानी पफ बना हुआ दिखेगा, जो उसका फंक्शनल साइट है। तो इस तरह से आपको हार्मोन का डायरेक्ट इफेक्ट जीन पर कैसे पड़ता है, इसका स्टडी करना बड़ा आसान हो जाएगा। सुदरलैंड ने सबसे पहले इसी तरह के पफ फॉर्मेशन का स्टडी किया था। अब ये आपके सामने जो फोटोग्राफ है, यह ड्रोसोफिला का सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स है। आप 5 आर्म देख रहे हैं, सारे के सारे सेंट्रोमियर आपस में जुट गए हैं। क्रोमोसोम 1 की जगह पर एक्स दिख रहा है आपको बड़ा सा, क्रोमोसोम नंबर 2 का 2 आर्म दिख रहा है, क्रोमोसोम 3 का आपको 2 आर्म दिख रहा है, क्रोमोसोम नंबर 4 एकदम चिपका हुआ सेंटर में है। लेकिन इसी चीज़ को आप अगर काइरोनोमस में देखते हैं तो देखिए किस तरह से ये अलग अलग छितराया हुआ है। इनके सेंट्रोमियर्स आपस में नहीं जुटे हैं। आप इसमें भी सेंट्रोमियर का अनुमान लगा सकते हैं। इनका सेंट्रोमियर है ए इस तरह से, लेकिन ये आपस में नहीं जुटे हैं, ये अलग अलग है। ये दूसरा फोटोग्राफ है।
अब जहाँ पर जीन पर हार्मोन का असर होता है, जीन अपना काम करने लगता है, तो देखिए किस तरह से यहाँ फूल गया और यहाँ फूल गया, वहाँ डीएनए फैल गया, जितने क्रोमेटिड थे सबके डीएनए फैल गए और सब पर आरएनए बनने लगेगा। तो इस तरह की रचना को बाल्बियानी ने देखा और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा बाल्बियानी रिंग। यह सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का रीजन है, एनओ रीजन, तो NOR लिखा गया है इसको। यहाँ पर बाल्बियानी रिंग बना हुआ है। BRB, BRC ये बाल्बियानी रिंग के नाम है। आप अलग से इसे देखिए, इस तरह से अंदर से क्रोमेटिड दायां बायां अलग अलग होता चला गया दोनों तरफ का, और उस पर यह RNA बनना शुरू हुआ। तो ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन यह सेमी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एक बाल्बियानी रिंग का। अब दूसरा प्रकार है लैंप ब्रश क्रोमोसोम। इसकी खोज वाल्थर फ्लेमिंग ने 1882 में पूंछ वाले एम्फीबिया यूरोडेला एम्फीबिया के oocyte में किया था। देखने में यह लैंप के चिमनी को साफ करने वाले ब्रश जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम रखा गया लैंप ब्रश क्रोमोसोम या LBS। यह सिर्फ यूरोडेला में नहीं, कई सारे एनिमल्स में मिलेगा, कई सारे एनिमल्स के oocyte में मिलेगा, लेकिन मैमल में यह नहीं मिलता है। एम्फीबिया में सबसे अधिक इसका स्टडी किया गया। इसमें क्या होता है, तो 2 क्रोमोसोम जाइगोटिन स्टेज में प्रेयर किए, पैकिटिन में उनके चारों क्रोमेटिड अलग अलग हो गए, डिप्लोटिन में काइजमाटा बना हुआ भी दिखेगा। अब इस डिप्लोटिन स्टेज में ये काफ़ी देर के लिए फ्रीज हो जाते हैं, रुक जाते हैं। उन पर उपस्थित सारे के सारे जीन एक्सप्रेस होने लगते हैं, अधिकांश जीन एक्सप्रेस होने लगते हैं। इसलिए आइडेंटिकल पॉइंट पर दाएं बाएं चारों क्रोमेटिड से एक एक लूप, यानी 4 लूप बनते दिखाई पड़ेगा, और उन चारों लूप के ऊपर RNA, बहुत सारे RNA बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। कई बार एक लूप के ऊपर 2, 3, 4 रीजन में एक साथ ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया, तो आपको हर एक रीजन में छोटे बड़े अलग से RNA का एक सीरीज दिखाई पड़ेगा। तो ढेर सारे खुले हुए DNA और प्रो RNA बनाते हुए आपको ये लूप्स दिखाई पड़ेंगे, इसलिए ये देखने में एकदम चिमनी जैसे लगते हैं। तो इन लेटरल लूप्स को और उन पर बनने वाले RNA को आप देखने के लिए ये फोटोग्राफ देखिए। ये सिंपल लाइट माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है, काफ़ी बड़ा और स्पष्ट होने के कारण ये दिखाई पड़ रहा है। आपको इस पर काइजमाटा बना हुआ 2 जगह दिखाई पड़ रहा है, और हर एक क्रोमोसोम से दाएं बाएं लूप दिखाई पड़ रहा है। तो ये लैंप को साफ करने वाले ब्रश जैसा लग रहा है। इससे ज़्यादा स्पष्ट फोटोग्राफ देखिए, यहाँ है DNA किस तरह से बाहर निकल करके दायां बायां पसर गया है। आपको स्पष्ट नीचे में दिख रहा है कैसे ये लूप अलग से फैला हुआ है। अगले फोटोग्राफ में भी देखिए, यहाँ भी काफ़ी स्पष्ट दिख रहा है। थोड़ा कम मैग्नीफिकेशन पर दिखलाया गया है, लेकिन यह रंगीन है। अब समझिए इस बात को कि मान लिया कि ये 2 क्रोमोसोम है, उसके एक क्रोमोसोम पर 2 क्रोमेटिड से 2 लूप बनेंगे, तो ये ऊपर नीचे 2 साइड से बने, इस तरह से बड़ा बड़ा लूप बना। अब इसके ऊपर मान लिया इधर से RNA का सिंथेसिस शुरू हुआ, तो आपको इस तरह से RNA दिखाई पड़ेगा बढ़ता हुआ। अगर मान लिया कि दूसरे स्टैंड DNA पर इधर से सिंथेसिस शुरू हुआ, तो आपको इस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, और यही क्रम आपको दूसरी ओर के लूप पर भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप DNA से RNA बनते हुए डायरेक्टली देख सकते हैं। बड़ा आकार होने के कारण इसे डायरेक्टली देखा जा सकता है। तो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ने के कारण इनको आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि किस रीजन में RNA बन रहा है। अगर किसी मेडिसिन का, किसी हार्मोन का इस पर इफेक्ट देखना है,
तो वह भी आप तुलनात्मक अध्ययन बड़ा आसानी से कर सकते हैं। कई बार तो माइक्रो सर्जरी के द्वारा आप एक क्रोमेटिड को पकड़कर फॉरसेप्स से पकड़कर नीडल से उसको किनारे करके बाहर निकाल भी सकते हैं। तो ये LBS प्रोवाइड यूजफुल मॉडल फॉर स्टडी ऑफ क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, जीनोम फंक्शन एंड जीन एक्सप्रेशन। अब oocyte में ये क्यों मिलते हैं? तो oocyte में अधिक से अधिक जीन एक्सप्रेस करके ढेर सारा RNA बना लेते हैं, ढेर सारा मैसेंजर RNA बना लेते हैं। फर्टिलाइजेशन के कम से कम 1 घंटा बाद ही क्लीवेज डिवीजन शुरू होता है। तो इस बीच हजारों हजार कॉपी मैसेंजर RNA का बन जाता है और इन कॉपीज को प्रोटीन के खोल के अंदर बंद करके पैक कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बनता है, यानी RNA और प्रोटीन का पैकिंग बनता है, उसको बोलते हैं इनफॉर्मोसोम। अब जब क्लीवेज होगा, मोरुला और ब्लास्टुला बनेगा, तो उस समय इतना तेज डिवीजन होता है कि G1 फेज लगभग एब्सेंट हो जाता है। तो उस समय मैसेंजर RNA जो पहले से बना बनाया इनफॉर्मोसोम के रूप में इसके अंदर पैक है, वह एक एक करके काम आता जाता है, यानी काफ़ी समय तक, जब तक कि वह ब्लास्टुला स्टेज को टप नहीं जाता है तब तक मदद करते हैं। तो इसलिए लैम्ब्रस क्रोमोसोम का बनना अधिकांश एनिमल में एक सामान्य बात हो जाती है। अब तीसरा प्रकार है बी क्रोमोसोम। आमतौर से गर्म क्षेत्रों के पौधों में इसकी संख्या ज़्यादा दिखाई पड़ती है। वास्तव में ये बी क्रोमोसोम अतिरिक्त संख्या में पाए जाने वाले छोटे छोटे डार्क रंगाने वाले क्रोमेटिन के मॉलिक्यूल्स हैं, क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स हैं। हीट के कारण या किसी अन्य कारण से हेट्रोक्रोमेटिन वाला रीजन टूटकर अलग हो जाता है और वही आपको अतिरिक्त संख्या के रूप में दिखाई पड़ता है। अब इस फोटोग्राफ में यहाँ पर साइबेरियन रो डियर का यह मेटाफेज स्टेज है, आप देख रहे हैं। 8 जगह पर मैंने बी लिखा है। ये छोटे छोटे गोल गोल दाने के रूप में हेट्रोक्रोमेटिन है। नॉर्मल क्रोमोसोम की संख्या 2n है, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन का हिस्सा टूटकर अलग हो गया, इसलिए इसके जीन के फंक्शन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। किसी जीन का वर्चुअली कोई लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि हेट्रोक्रोमेटिन में फंक्शनल जीन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन क्रोमोसोम की लंबाई घट रही है। आप अगर टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के क्रोमोसोम को देखेंगे तो उसकी लंबाई काफ़ी है। वह फ्लावरिंग प्लांट से बड़े क्रोमोसोम है। धीरे धीरे क्रोमोसोम के छोटा होने का ट्रेंड पाया जाता है इवोल्यूशन के क्रम में। संभवतः यह इसी बी क्रोमोसोम के बनने के कारण होता है, जो टूटकर अलग होते रहते हैं। अब चूंकि बी क्रोमोसोम के बनने के कारण क्रोमोसोम की लंबाई घटती है, इसलिए जीन के बीच की दूरी भी घटती है। अब जब जीन के बीच की दूरी घटेगी तो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगा। अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके इफेक्ट पर विचार किया। अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। कहीं पर लगता है कि इसका डेलीटेरियस इफेक्ट है। किस चीज़ पर? तो पॉलन के फर्टिलिटी के ऊपर। देयर इज एविडेंस ऑफ डेलीटेरियस इफेक्ट ऑफ सुपरन्यूमरेरीज ऑन पॉलन फर्टिलिटी। लेकिन दूसरी ओर लोग क्या कहते हैं कि फेवरेबल इफेक्ट्स ऑन एसोसिएशन विथ पर्टिकुलर हैबिटेट, यानी किसी विशेष हैबिटेट में अगर ये ज़्यादा बन रहा है और पौधे वहाँ पर वेल सर्वाइव कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि उस स्पेसीज के एडेप्टेशन में ये हेल्प भी कर रहे हैं। तो अलग अलग केसेज में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के इफेक्ट पाए जा रहे हैं। अब व्हाइट साहब के अनुसार we may regard supernumerary as a very special category of genetic polymorphism, यानी एक ही स्पेसीज का क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और नंबर में जो परिवर्तन दिख रहा है, उसको कहा उन्होंने जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म।
which because of manifold type of accumulation mechanism does not obey the ordinary Mendelian law of inheritance। तो मेंडल के जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो तो डोमिनेंट और रिसेसिव के ऊपर आधारित है, फॉलो तो वही करेगा, सिर्फ क्रॉसिंग वर्ड फ्रीक्वेंसी का फर्क पाया जाता है। तो इस तरह आपने विभिन्न प्रकार के क्रोमोसोम के विषय में जानकारी हासिल कर लिया। अब हम लोग अगले सेशन में सेल साइकिल और माइटोसिस का अध्ययन करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।